नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। क्या है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, ग्लोबल इकोनॉमी का सर्वेलेंस कैसे करता है, ये कैसे देखता है कि ग्लोबल इकोनॉमी सही डायरेक्शन में जा रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है, क्या कोई ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन आ सकता है, इन सब चीज़ों को देखना। इंडिया का आईएमएफ के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है, कब ज्वाइन किया इंडिया ने आईएमएफ को ज्वाइन करने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं, मतलब मेंबरशिप्स क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आईएमएफ को ज्वाइन करने के लिए। कंडीशनैलिटी ऑफ लोन्स, यानी आईएमएफ अगर किसी कंट्री को लोन देता है तो क्या कंडीशंस इंपोज करके लोन देता है। वोटिंग पावर कैसी है आईएमएफ के अंदर। स्पेशल ड्राइंग राइट्स का कंसेप्ट क्या है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो ये कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए समझना, क्योंकि इसमें बास्केट ऑफ करेंसीज होता है। तो सबको लगता है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक अलग ही प्रकार की करेंसी है, बट वो एक अलग प्रकार की करेंसी नहीं है, वो एक इनोवेटिव अकाउंट्स को कैलकुलेट करने का तरीका है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पता ही है। वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर्स है। 190 इसकी मेंबर कंट्रीज है। करता क्या है, तो ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना, पोवर्टी को कम करना, और कभी कभी वर्ल्ड बैंक के पैसों की भी मदद पड़ती है। देखिए दोस्तों, एक बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बीच में। आपने देखा होगा कि जब भी इंडिया के अंदर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलता है, कि मान लीजिए कोई डैम बन रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई बड़ा रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमें लोन मिलते हैं वो नॉर्मल कर वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं। क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, डैम बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम लोग आईएमएफ से लोन ले सकते हैं? नहीं। आईएमएफ से लोन इंडिया के पास कब आएगा? आईएमएफ से लोन इंडिया के पास तब आएगा जब एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी या इंडियन क्राइसिस आएगी। जैसे 1991 में हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो $1 बिलियन बचे थे। हमारे पास सिर्फ एक महीने का इंपोर्ट करने के पैसे थे। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल शैम्बल्स में थी। उस समय पे हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा उधार उठाया था। तो ये जो पैसा हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उठाया, क्यों उठाया? क्योंकि पूरी की पूरी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई है। गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए पैसा उधार चाहिए, तो वो आईएमएफ से आएगा। लेकिन इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसा वर्ल्ड बैंक से आता है। कब बना आईएमएफ? 1944 में बना, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बना। आइडिया किसका था? हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनर्ड केन्स। जॉन मेनर्ड केन्स एक बहुत ही वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं। 1945 से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जिस्टेंस है। 1945 में जब ये बना था तो 29 मेंबर कंट्रीज थी। क्या काम था? गोल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, ये इसका इनिशियल ऑब्जेक्टिव था। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज को मैनेज करने के लिए ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, या फिर आप फॉरेक्स रिजर्व्स मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसका टाइटल है व्हाई इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स आर राइजिंग। उस वीडियो को देख लीजिए, वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बात की जाए तो आईएमएफ की प्रॉपर फंक्शनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ का, वो है यूनाइटेड नेशंस। आईएमएफ को हेड कौन करता है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर हेड करता है। इस मैनेजिंग डायरेक्टर को इलेक्ट कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड इलेक्ट करता है 5 साल के टेन्योर के लिए। ओवरऑल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो उसमें एक है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एक है मिनिस्टीरियल कमिटीज और एक है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। आईएमएफ का जो 24 मेंबर का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो डेली बिजनेस कंडक्ट करता है आईएमएफ का। ओके, और इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड को ताकत कौन देता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज हैं। तो 190 मेंबर कंट्रीज हैं आईएमएफ की, उनके फाइनेंस मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो गवर्नर हो जाएंगे, उसके बारे में अभी बात करेंगे। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चुनेगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या काम करेगा ये भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करेगा। जो डेली फंक्शंस होते हैं आईएमएफ का वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड डिसाइड करता है 24 मेंबर्स का, और यही एग्जीक्यूटिव बोर्ड चुनेगा किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो ये आईएमएफ सारी की सारी 190 मेंबर कंट्रीज के इंटरेस्ट को इस प्रकार से मीट करता है। 2010 में कुछ रिफॉर्म्स लाया था आईएमएफ अपनी फंक्शनिंग में, वाइड रेंजिंग गवर्नेंस रिफॉर्म्स, जहां पे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज को थोड़ा और शेयर दिया गया।
थोड़ी और पार्टनरशिप दी गई, थोड़ा और वैल्यू दी गई। तो भाई आईएमएफ को डेवलप किया गया था एज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, हाई एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी कम करना, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। अभी के लिए 190 मेंबर से जब बना था तो 29 कंट्रीज थी। ये इसके बेसिक गोल्स हैं, वही सब चीजें हैं कि भैया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइए, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दीजिए, ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन करिए, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो कोई भी कंट्री अपनी मर्जी के हिसाब से एक्सचेंज रेट को कम ज्यादा कर रही है, वो सही नहीं है। दुनिया भर में पॉवर्टी को कम करिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाइए। ठीक है, 3 प्रकार के फंक्शंस हैं आईएमएफ के, 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो। एक है रेगुलेटरी फंक्शंस, एक है फाइनेंशियल फंक्शंस, एक है कंसल्टेटिव फंक्शंस। तो भाई आईएमएफ के रेगुलेटरी फंक्शंस में एक कोड ऑफ कंडक्ट एडमिनिस्टर करता है आईएमएफ का, किससे रिलेटेड? एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। तो भैया एक्सचेंज रेट पॉलिसी से रिलेटेड एक कोड ऑफ कंडक्ट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस किस प्रकार से होंगी, कितने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, तो इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आता है आईएमएफ, रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर आता है। और किसके तहत लेके आता है? आईएमएफ के एक आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट है जहां पे लिखा है कि भाई इस सिचुएशन में आपको ये करना है। फिर फाइनेंशियल फंक्शंस, भैया शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। जैसे कि 1991 में इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई। अभी उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के चलते इंडिया को पैसों की जरूरत थी, तो आईएमएफ ने प्रोवाइड करी। उसी प्रकार से दुनिया भर में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आती है किसी कंट्री में, वहां पे मदद प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये काम है किसका? आईएमएफ का। फिर कंसल्टेटिव फंक्शंस भी देता है आईएमएफ। ये एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन करवाने की कोशिश करता है। इट इज अ सेंटर फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर मेंबर कंट्रीज। तो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, काउंसिल असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि इकोनॉमी के फील्ड में एक पर्टिकुलर इशू में, सेक्टर में क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में आईएमएफ से एडवाइस भी ली जा सकती है, टेक्निकल कोऑपरेशन भी लिया जा सकता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करना काम है आईएमएफ का। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज मेंबर कंट्रीज की कैसे काम कर रही हैं, इसको देखना भी काम है आईएमएफ का। तो एक प्रकार से सर्वेलेंस करता है। ठीक है दोस्तों। फिर आप देखिए 1995 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने डाटा डिसेमिनेशन शुरू किया। डाटा डिसेमिनेशन मतलब कि एक मेंबर कंट्री आईएमएफ की, जैसे कि इंडिया अपने यहां के इकोनॉमिक डाटा को किस प्रकार से पब्लिश करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का फॉर्मेट क्या है, इसको दिखाकर। देखिए दोस्तों, होता यह है, कभी दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, आईएमएफ की 190 मेंबर कंट्री हैं, हर मेंबर कंट्री अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट में अगर अपना इकोनॉमिक डाटा मेंटेन करेगी, तो दुनिया की जो स्टैटिस्टिकल एजेंसीज हैं या फिर किसी एक कंट्री की भी स्टैटिस्टिकल एजेंसी इंडिया की, वो ओवरऑल ग्लोबल कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया में इकोनॉमी की फील्ड में क्या हो रहा है, यूएस में इकोनॉमिक फील्ड में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, थाईलैंड में क्या हो रहा है, ये तब आप कंपेयर कर सकते हो जब ये सारी कंट्रीज अपने इकोनॉमिक डाटा को एक ऐसे फॉर्मेट में पब्लिश करें कि वो फॉर्मेट दूसरे से कंपेयर किया जा सके। इसीलिए डाटा डिसेमिनेशन के स्टैंडर्ड्स को डिवाइस करने में इंटरनेशनल मॉनेटरी फ्रेमवर्क ने, फंड ने बहुत काम किया। इसकी एक कमिटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी। ये डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर गाइडलाइंस इशू करती है। 2 प्रकार की गाइडलाइंस इशू होती हैं, एक है जनरल डाटा डिसेमिनेशन सिस्टम जीडीडीएस, एक है स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड एसडीडीएस। जीडीडीएस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनकरेज मेंबर कंट्रीज टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क टू इंप्रूव डाटा क्वालिटी एंड स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी बिल्डिंग, टू एवेलुएट स्टैटिस्टिकल नीड्स, set priorities in improving the timelines, transparency, reliability and accessibility to financial and economic data। यानी कि जीडीडीएस क्या करता है, मेंबर कंट्रीज से बोलता है अपनी स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब जो कुछ भी आपके देश में हो रहा है वो आपके स्टैटिस्टिक्स में नजर आए, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, डाटा की क्वालिटी को इंप्रूव करिए, टाइम्स के फ्रेमवर्क में डाटा इंप्रूव होना चाहिए, जो भी डाटा आ रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये नहीं है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर जहां पे इंडिया की इमेज नीचे हो जाए वहां के डाटा को दबा दिया। तो ये करता है जीडीडीएस। दूसरा एसडीडीएस क्या करता है? एसडीडीएस गाइड करता है मेंबर कंट्रीज को कि आप डाटा को किस प्रकार से रिलीज करिए पब्लिक के सामने। तो पब्लिक के सामने डाटा किस प्रकार से जाना चाहिए, यह बताता है आपका एसडीडीएस। ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल ये जो डाटा सर्विलेंस है, ये बहुत सी और चीजों में मदद करता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चलते थे 2000 से लेकर 2015 से लेकर 2030 तक चल रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन डेवलपमेंट गोल्स की मॉनिटरिंग के लिए भी इन जीडीडीएस और एसडीडीएस के डाटा का बहुत हद तक प्रयोग होता है।
क्योंकि इन डाटा के बेसिस पे तो पता चल पाएगा कि सच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या पुराने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पूरे हुए भी कि नहीं हुए। एसडीडीएस गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा 4 इलाकों में। एक कवरेज, दूसरा पीरियोडिसिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ डाटा, कवरेज, पीरियोडिसिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ डाटा, पब्लिक एक्सेस टू डाटा, डाटा इंटीग्रिटी एंड डाटा क्वालिटी। 4 है। पहला कवरेज, पीरियोडिसिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ डाटा, दूसरा पब्लिक एक्सेस टू डाटा, तीसरा डाटा इंटीग्रिटी, चौथा डाटा क्वालिटी। अब उतना डिटेल में देखिए जरूरत है नहीं दोस्तों। इंडिया आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज रंग में है, एसडीडीएस सिस्टम को ऑलरेडी इंडिया डिप्लॉय कर रहा है। इंडिया और आईएमएफ की बात की जाए, आईएमएफ का फाउंडर मेंबर है इंडिया। इंडिया के जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि अभी के लिए हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ये एक्स ऑफिशियो गवर्नर है आईएमएफ की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। आप देखिए हर मेंबर कंट्री का एक अल्टरनेट गवर्नर होता है, तो आईएमएफ की बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक्स ऑफिशियो गवर्नर है निर्मला सीतारमण जी। अल्टरनेट गवर्नर कौन है इंडिया के आईएमएफ में? वो है गवर्नर ऑफ द आरबीआई, जो कि अभी के लिए शक्तिकांता दास। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी इंडिया की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा, जो आईएमएफ में कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। इंडिया का कोटा क्या है स्पेशल ड्राइंग राइट्स में? तो लगभग 114.4 मिलियन एसडीआर। तो यहां पे 13114 यानी 13114.4 मिलियन एसडीआर जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एसडीआर एक करेंसी है। नहीं दोस्तों, एसडीआर एक करेंसी नहीं है। ये अकाउंट को कैलकुलेट करने का एक तरीका है आईएमएफ में। कैसे है बताता हूं। ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग है आईएमएफ में इंडिया की, वो है 2.75%। इंडिया 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री है आईएमएफ में। 2000 में इंडिया ने जितना भी पेमेंट लिया था, उधार लिया था आईएमएफ में, उसको चुका दिया। अभी के लिए एक कंट्रीब्यूटर है इंडिया आईएमएफ का, ठीक है। धीरे धीरे आप देखोगे कि इमर्जिंग इकोनॉमीज ने अपनी औकात बढ़ा ली है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के गवर्नेंस आर्किटेक्चर में। 2010 में आईएमएफ रिफॉर्म्स हुए थे। सारे के सारे जो उस समय के 188 मेंबर्स थे, उन्होंने इन रिफॉर्म्स को माना। 6% ऑफ कोटा शेयर्स यूएस और यूरोपियन कंट्री से निकल के इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ चले गए थे। इंडिया का भी कोटा शेयर बढ़ा था, हालांकि बहुत कम बढ़ा था। फिर बात करते हैं आईएमएफ को ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उस समय पे दुनिया भर के हालात बहुत खराब थे, तो आईएमएफ को ज्वाइन करने की जो क्वालिफिकेशंस रखे गए थे वो काफी कम रखे गए थे, ज्यादा नहीं रखे गए थे। क्वालिफिकेशंस क्या क्या थे कि अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो आईएमएफ की, तो जितना भी आपका कोटा है उस हिसाब से आपको रेगुलरली आईएमएफ को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको आईएमएफ से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो भी आईएमएफ के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट्स में कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी आपकी नेशनल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो, आपकी इकोनॉमी की क्या हालत चल रही है, उसका डाटा आपको समय समय पे आईएमएफ के पास भेजना पड़ेगा। तो ये थी क्वालिफिकेशन। हालांकि वो गवर्नमेंट जो आईएमएफ से पैसा उधार उठाना चाहती है, उनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए थे। तो अगर आपके देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ जाती है और आप आईएमएफ से पैसा उठाना चाहते हो, तो उस पैसे को उठाने के लिए आपके ऊपर कुछ नियम कानून इंपोज किए जाएंगे। वो नियम कानून ये भी हो सकते हैं कि भाई आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस करना, और ये भी हो सकते हैं कि आपको अपनी इकोनॉमी में कुछ बेसिक चेंजेस करने हैं। जैसे कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा था। वोटिंग पावर की बात की जाए आईएमएफ में, तो 2 प्रकार की वोटिंग पावर है, एक है बेसिक वोट्स और एक है एडिशनल वोट्स। बेसिक वोट्स की बात की जाए दोस्तों, तो यहां पे वोट्स को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या लो इनकम कंट्रीज हैं, उनको ठीक ठाक वोट मिल जाते हैं। लेकिन जब बात आती है एडिशनल वोट्स की, एडिशनल वोट्स में स्पेशल ड्राइंग राइट्स प्ले में आ जाते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स उस कंट्री के ज्यादा होंगे जिसकी आईएमएफ की शेयर होल्डरशिप ज्यादा होगी। तो ओवरऑल अगर आप बेसिक वोट्स को कंपेयर करोगे तो पूरे आईएमएफ के सिस्टम में एक कमजोर कंट्री और एक ताकतवर कंट्री बराबर पे आ जाएगी। लेकिन जो इकोनॉमिकली ताकतवर कंट्री, जब आप उनका एडिशनल वोट काउंट में ले आओगे, जिसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स वाला कोटा आ जाता है, वहां पे वो जो इकोनॉमिकली ताकतवर कंट्री है वो और ताकतवर हो जाएगी। तो बेसिकली जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना, ये करेंसी नहीं है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अकाउंट ऑफ द आईएमएफ। यानी कि होता यह है कि एसडीआर के अंदर अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार की करेंसीज हैं, जैसे कि बास्केट ऑफ करेंसीज जो एसडीआर में है, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज रेनमिनबी। चाइनीज रेनमिनबी को 2016 में जोड़ा गया एसडीआर में। इनका एक अप्रोप्रिएट मिक्स बनाया जाता है। तो जो भी इन करेंसी का मार्केट एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, उसका यूएस डॉलर इक्विपमेंट निकाला जाएगा और उस यूएस डॉलर इक्विपमेंट के हिसाब से आपके एसडीआर कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इंडिया के पास 2.75% अगर एसडीआर है, तो इंडिया इतना पैसा इन फॉर्म ऑफ एसडीआर आईएमएफ से निकाल सकता है किसी एग्जीगेंसी में, किसी इमरजेंसी में। ये जो एसडीआर की करेंसी वैल्यू है,
या फिर आप कह लीजिए अकाउंट वैल्यू है, ये डेली कैलकुलेट की जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन छुट्टी है उस दिन कैलकुलेट नहीं किया जाता है, और जितना जिस कंट्री के पास कोटा है उसको एसडीआर में डिनोमिनेट किया जाता है। तो बेसिकली जो भी ये ओवरऑल करेंसीज हैं, यूएस डॉलर, यूरो, जापान, पाउंड स्टर्लिंग, चाइनीज रेनमिनबी, इनका इक्विवेलेंट पैसा निकाल सकती है एक सरकार, जितना उसके पास शेयर होल्डरशिप है एसडीआर के फॉर्म में। तो ये समझ लीजिए, जितना ज्यादा आपकी बड़ी इकोनॉमी है उतना ज्यादा ही आप पैसा रेगुलरली पे करोगे अपने कोटा के थ्रू आईएमएफ को, उतनी ही ज्यादा आपको औकात दी जाएगी आईएमएफ के अंदर, और उतनी ही ज्यादा अगर आपके सामने कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी आती है तो आप एसडीआर से पैसा निकाल सकते हो आईएमएफ से। तो ये है पूरा का पूरा सीन दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर वोटिंग शेयर यानी कि आईएमएफ की जो वोटिंग पैटर्न है, जो शेयर होल्डरशिप है, अगर उसको बदलना है तो ओवरऑल जो वोटिंग पार्टी है ना, मतलब वोटिंग पावर है जो ओवरऑल, उसका 85% अगर मेजॉरिटी मिलेगी तो ही आप वोटिंग शेयर को बदल सकते हो। यानी अभी के लिए जितनी भी शेयर होल्डरशिप है आईएमएफ की अलग अलग कंट्रीज में, अगर उसमें कुछ चेंजेस लेने आने हैं तो ओवरऑल 85% की मेजॉरिटी के साथ जब लोग वोट करके बोलेंगे कि हाँ भाई ये शेयर चेंजेस आप कर दो, तो ही हो सकते हैं। यूएस के पास सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर्स हैं आईएमएफ में। अगर मैं रैंक करके आपको बताऊं तो यूएसए के पास जो वोटिंग कोटा है वो है 17.46% का, जो एसडीआर कोटा है वो है $82 बिलियन का ऑलमोस्ट। फिर अगर आप जापान की बात करो तो जापान के पास जो वोटिंग कोटा है वो 6.48% का है। तीसरे नंबर पे चाइना 6.41%, चौथे नंबर पे जर्मनी 5.6%, पांचवें नंबर पे फ्रांस 4.24%, यूनाइटेड किंगडम पांचवें नंबर पे बराबर ही है फ्रांस के 4.24%, सेवन नंबर पे इटली, तो पांचवें और छठे दोनों पे बराबर ही हैं, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम 4.24%, इटली 3.17%, इंडिया 2.76%, आठवें नंबर पे इंडिया, इंडिया के बाद रशिया 2.71%, ब्राजील 2.32%। तो ये है टॉप की कोटा होल्डर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर देखिए भैया, जब आईएमएफ लोन देता है तो कंडीशन क्या सेट करता है। देखिए आईएमएफ ने बहुत सी कंडीशनैलिटीज डाल रखी हैं। अगर आपको लोन चाहिए आईएमएफ से तो आईएमएफ कुछ केसेस में कोलैटरल मांग सकता है। तो भैया अगर आप लोन ले रहे हो आईएमएफ से तो आपको कुछ कोलैटरल देना पड़ सकता है। ये कोलैटरल किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसके बाद आपको आईएमएफ को कुछ एक बेसिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके अलावा पॉलिसी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ सकती है, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर, बाहर के प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की एंट्री को अलाउ करना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें हैं। तो बहुत सी कंडीशनैलिटीज हैं। कोलैटरल रखवाना पड़ सकता है, मतलब कुछ चीज गिरवी रखवानी पड़ सकती है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है, और आपको अपनी इकोनॉमी को भी खोलना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करोगे आईएमएफ अपने जो लोन दिया है उसको होल्ड भी कर सकती है। तो ये कुछ फैक्ट्स है आईएमएफ के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 1944 में बना, 190 मेंबर कंट्रीज, 150 नेशनैलिटीज का, 150 नेशंस का स्टाफ काम करता है, 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है जो 190 मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, $1 ट्रिलियन तक का लोन ये बांट सकते हैं, 34 लैंडिंग एग्रीमेंट अभी चल सकते हैं। कोरोना वायरस के दौरान 76 कंट्रीज को ऑलरेडी असिस्टेंस मिल चुकी है। लो इनकम कंट्रीज के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स है आईएमएफ का वो है 0%, 0% के इंटरेस्ट रेट्स पे आईएमएफ लो इनकम कंट्रीज को लोन देता है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों आईएमएफ के बारे में। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। डिटेल में एनालिसिस कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।